आज हम भारतीय राष्ट्रवाद के उस शुरुआती दौर की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में सच कहूं तो अक्सर कम ही बात होती है। बिल्कुल। हम सब बड़े आंदोलनों के बारे में जानते हैं, सत्याग्रह, जुलूस, लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल। ये उस दौर की कहानी है जब आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति, गुप्त समितियों और हाँ, राजनैतिक हत्याओं का रास्ता भी अपनाया जा रहा था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गतिविधियां अचानक या बिना किसी वजह के शुरू नहीं हुई। नहीं। ये ब्रिटिश नीतियों, आर्थिक शोषण और उस बढ़ती हुई भावना का सीधा नतीजा थी कि सिर्फ याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों से आजादी नहीं मिलने वाली। नरमपंथी राजनीति से एक बहुत बड़ा अलगाव, बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक हिंसक अलगाव था। तो आज हमारा मिशन है दो प्रमुख केंद्रों, महाराष्ट्र और पंजाब में पनप रही इस उग्रवादी विचारधारा की जड़ों को समझना, इसके मुख्य किरदारों और उनके तरीकों को देखना। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं, महाराष्ट्र से। हाँ, महाराष्ट्र से। स्रोत हमें 1879 में ले जाते हैं वासुदेव बलवंत फड़के के पास। फड़के एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है। उन्होंने रामोसी किसान दल का गठन किया। ये रामोसी समुदाय के लोग थे जो पारंपरिक रूप से लड़ाके माने जाते थे। अच्छा। और उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह छेड़ना। अब इसके लिए उन्हें पैसे और हथियारों की जरूरत थी। और पैसा इकट्ठा करने का उनका तरीका भी बहुत सीधा था, डकैती। हाँ, डकैती। वो सरकारी खजानों को, अमीर साहूकारों को लूटते थे। साथ ही मैंने पढ़ा कि उन्होंने संचार लाइनों को, जैसे टेलीग्राफ तारों को काटने की भी कोशिश की। बिल्कुल, ताकि ब्रिटिश प्रशासन को एक तरह से पंगु बनाया जा सके। ये तो एक पूरी गिरिला वॉरफेयर की रणनीति लगती है। हाँ, एक शुरुआती कोशिश थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बहुत जल्दी और बहुत बेरहमी से कुचल दिया। फड़के को पकड़कर अदन भेज दिया गया, जहां जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये कोशिश असफल रही, इसने एक मिसाल कायम की। सही कहा। इसने दिखाया कि ब्रिटिश शासन को हिंसक रूप से चुनौती देना सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकता है। तो आप कह रही हैं कि ये एक नाकाम कोशिश होकर भी एक तरह से कामयाब रही, क्योंकि इसने एक रास्ता बना दिया। बिल्कुल। इसने आने वाली पीढ़ी के क्रांतिकारियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ दिया। फड़के ने एक नींव रखी, भले ही वो नींव उस वक्त कमजोर थी। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1890 के दशक में यहाँ एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तिलक ने उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे, बहुत क्रिएटिव तरीके अपनाए। हाँ, उन्होंने पारंपरिक त्योहारों को ही एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक समारोहों का रूप दिया, जो पहले घरों में मनाए जाते थे। बिल्कुल। तिलक इन्हें सड़कों पर ले आए। अब इन समारोहों में भाषण होते थे, देशभक्ति के गीत गाए जाते थे और युवाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट किया जाता था। ये तो धर्म और संस्कृति को राजनीति से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। बहुत ज्यादा। और सिर्फ त्योहार ही नहीं, उनके अखबार केसरी और महारात्ता भी कह सकते हैं आग उगल रहे थे। बिल्कुल, मैंने उनके लेख पढ़े हैं। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो नरमपंथियों के विनम्र भाषा से बिल्कुल अलग थी। जमीन आसमान का फर्क था। तिलक ने अपने लेखों में शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को नैतिक रूप से सही ठहराया। हाँ। उन्होंने तर्क दिया कि जब कोई अत्याचारी शासन कर रहा हो तो उसे हटाने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना जायज है। अब जाहिर है इसका असर तो पड़ना ही था। और असर बहुत जल्द और बहुत नाटकीय रूप से दिखा। 1897 में पूना में प्लेग फैला हुआ था और ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर रैंड बहुत ज्यादती कर रहे थे। तिलक के दो अनुयायियों, चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने मिस्टर रैंड और उनके एक सहयोगी लेफ्टिनेंट आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ, और ये हत्या ब्रिटिश सरकार के लिए एक भूचाल की तरह थी। भूचाल? बिल्कुल। ये भारत में किसी यूरोपीय अधिकारी की पहली सोची समझी राजनीतिक हत्या थी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या स्रोत ये बताते हैं कि तिलक ने सीधे सीधे हत्या के लिए उकसाया था या ये सिर्फ उनके लेखों का एक अप्रत्यक्ष असर था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत यही बताते हैं कि तिलक ने कभी साफ तौर पर हत्या करो नहीं कहा। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बौद्धिक और भावनात्मक माहौल बना दिया था जहां उनके अनुयायियों को लगा कि ऐसी कार्यवाही न केवल जरूरी है बल्कि देशभक्ति का एक महान कार्य भी है। मतलब शब्दों की ताकत? हाँ, ये शब्दों की ताकत को दिखाता है कि कैसे वो लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं बिना सीधे आदेश दिए।
और फिर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है सावरकर बंधुओं के साथ। 1899 में उन्होंने मित्र मेला नाम की एक गुप्त समिति बनाई। हाँ, मित्र मेला मतलब ऊपर से एक मेला और अंदर क्रांतिकारियों की भर्ती। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, ये उनका तरीका था ब्रिटिश खुफिया तंत्र की नजरों से बचने का। और 1904 में इसी मित्र मेला का विलय एक बड़े और ज्यादा संगठित संगठन अभिनव भारत में हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम इटली के महान क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैज़ीनी के संगठन यंग इटली से प्रेरित था। हाँ, मैज़ीनी से। एक इतालवी क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत क्यों बना? ये कनेक्शन क्या था? क्योंकि मैज़ीनी ने दिखाया था कि कैसे एक विदेशी साम्राज्य के खिलाफ गुप्त समितियों के जरिए एक सफल राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। उनका मानना था कि देश की आजादी के लिए युवाओं को बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही विचार सावरकर और उनके साथियों को बहुत आकर्षित कर रहा था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय क्रांतिकारी सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं सोच रहे थे, वे दुनिया भर के राष्ट्रवादी आंदोलनों से सीख रहे थे। और ये सिर्फ विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहा। जल्द ही अभिनव भारत के केंद्र नासिक, पूना और बॉम्बे बम बनाने के अड्डे बन गए। हाँ, हथियार अब देश में ही तैयार हो रहे थे। और फिर 1909 में एक और बड़ी घटना हुई। हाँ, अभिनव भारत के एक युवा सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की एक थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात सामने आती है। जैक्सन कोई सामान्य कोई अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारी नहीं थे। नहीं थे। वो संस्कृत के विद्वान थे, एक जाने माने भारतविद जिन्हें भारतीय संस्कृति से लगाव था। फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया? ये बात इस पूरी घटना को और भी जटिल बना देती है। क्रांतिकारियों का निशाना कोई एक अत्याचारी अंग्रेज नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय संस्कृति का सम्मान करता था। तो फिर क्यों? कि वह एक विदेशी शासन का हिस्सा था जिसे उखाड़ फेंकना था। इस हत्या के बाद जो जांच हुई उसमें एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमे में विनायक दामोदर सावरकर को इस पूरी साजिश का मस्तिष्क, नेता और मुख्य प्रेरक शक्ति पाया गया। उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी कहा जाता था। और काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी। अंडमान की सेल्यूलर जेल उस दौर में एक जीती जागती कब्रगाह मानी जाती थी, जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन था। हाँ, कैदियों पर अमानवीय अत्याचार होते थे। ये सजा सिर्फ सावरकर को नहीं, बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को एक संदेश थी कि बगावत की कीमत क्या होगी। तो महाराष्ट्र में ये सब चल रहा था, गुप्त समितियां, वैचारिक प्रेरणा, राजनीतिक हत्याएं। लेकिन क्या भारत के बाकी हिस्सों में भी यही हो रहा था, या वहां बगावत की वजह कुछ और थी? वजह अलग थी। स्रोत हमें पंजाब ले जाते हैं, जहां की कहानी मुझे तो बिल्कुल अलग लगी। वहां गुस्सा विचारों से ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पंजाब में उग्रवाद की जड़ें गहरे आर्थिक और कृषि संकट में थीं। आर्थिक संकट? हाँ, वहां बार बार अकाल पड़ रहे थे। सरकार ने जमीन का लगान और सिंचाई का टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, खासकर चेनाब कॉलोनी में, जहां सरकार ने नए सिंचाई कानून बनाए थे जो किसानों के लिए बहुत दमनकारी थे। ऊपर से जमींदारों द्वारा बेगार यानी बिना मजदूरी के काम कराने की प्रथा भी थी। बिल्कुल। तो यहाँ लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं, बल्कि रोज की रोटी की भी थी। और जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वे क्रांतिकारी विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते थे। यहाँ के मुख्य किरदारों में थे लाला लाजपत राय, जो अपने अखबार पंजाबी के जरिए लोगों को जगा रहे थे। और उनके अखबार का आदर्श वाक्य था, किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भरता। हाँ, जो नरम बंधियों की भिक्षावृत्ति वाली राजनीति पर एक सीधा हमला था। और दूसरे बड़े नेता थे अजीत सिंह, जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे। हाँ, अजित सिंह। उन्होंने लाहौर में अंजुमन मोहसिन ए वतन यानी देश प्रेमियों का संगठन बनाया और भारत माता नाम की एक पत्रिका भी निकाली। शुरुआत में उनके तरीके क्या थे? क्या वो भी हिंसा की बात कर रहे थे? नहीं, शुरुआत में वे सीधे हिंसा की बात नहीं कर रहे थे। वे किसानों को एकजुट कर रहे थे। उनकी रैलियों में हजारों किसान आते थे। वे किसानों को लगान और बढ़ा हुआ पानी का टैक्स न चुकाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो ये एक तरह का सविनय अवज्ञा था। हाँ, लेकिन बहुत ही आक्रामक तेवर के साथ। तो सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। सरकार इस बढ़ते असंतोष से घबरा गई। 1907 में उन्होंने राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और लाला लाजपत राय और अजित सिंह दोनों को बिना मुकदमा चलाए देश निकाला देकर
मांडले बर्मा भेज दिया। उन्हें लगा कि नेताओं को हटाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ, यही सोचा था। लेकिन क्या ऐसा हुआ, या इस दमन ने नेताओं को और भी उग्र रास्तों की ओर धकेल दिया? इसने आग में घी का काम किया। अगर हम उस दौर के दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि इस घटना ने अजित सिंह और उनके साथियों को पूरी तरह से क्रांतिकारी बना दिया। मतलब जब शांतिपूर्ण विरोध के रास्ते बंद कर दिए गए तो उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। वे समझ गए थे कि अब सीधी टक्कर के अलावा कोई चारा नहीं है। अजित सिंह तो देश से बाहर चले गए और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। और ये टक्कर एक बहुत बड़े पैमाने पर प्लान की जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस गदर क्रांति के एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। रास बिहारी बोस 1913 के अंत में उन्होंने बंगाल के एक और महान क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, से मुलाकात की। ये एक ऐतिहासिक मुलाकात थी। यहाँ दो अलग अलग क्षेत्रों के दो बड़े क्रांतिकारी एक साथ आ रहे थे और उन्होंने मिलकर 1857 की तरह के एक अखिल भारतीय सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। बिल्कुल, ये अब कोई स्थानीय घटना नहीं थी, ये एक राष्ट्रव्यापी योजना थी। और इस योजना का समय भी बहुत सोच समझकर चुना गया था। हाँ, योजना ये थी कि जब ब्रिटिश सेना प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप में फंसी हुई है और भारत में सैनिकों की संख्या कम है, तब एक साथ अलग अलग छावनियों में विद्रोह कर दिया जाए। इसमें गदर पार्टी के लोग भी शामिल थे। हजारों गदर पार्टी के हजारों सदस्य, जो ज्यादातर अमेरिका और कनाडा से लौटे पंजाबी थे, इस विद्रोह में शामिल होने के लिए भारत आए। रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने पंजाब से लेकर बंगाल तक की छावनियों में भारतीय सैनिकों से संपर्क साधा। 21 फरवरी 1915 की तारीख तय की गई थी। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। अगर ये सफल हो जाती तो भारत का इतिहास शायद कुछ और होता। बिल्कुल, ये योजना की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। स्थानीय कार्रवाइयों से हटकर एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी रणनीति बनाने की कोशिश। लेकिन ये सफल नहीं हुई। नहीं, दुर्भाग्य से एक मुखबिर ने इस योजना की खबर अंग्रेजों को दे दी। विद्रोह शुरू होने से पहले ही उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और सैकड़ों को लंबी सजाएं हुईं। और रास बिहारी बोस का क्या हुआ? योजना के विफल होने पर रास बिहारी बोस को देश छोड़ना पड़ा। वे 1915 में भेष बदलकर जापान भाग गए। लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। नहीं? दशकों बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी मतलब INA की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। तो एक चिंगारी जो 1915 में बुझती हुई लगी, वो दशकों बाद एक ज्वालामुखी बनकर फटी। बिल्कुल। पांच हमने दो क्षेत्रों की अलग अलग कहानियों को देखा। एक तरफ महाराष्ट्र, जहां गुप्त समितियों, वैचारिक प्रेरणाओं और व्यक्तिगत राजनीतिक हत्याओं पर ज्यादा जोर था, और दूसरी तरफ पंजाब, जिसकी जड़ें गहरे कृषि असंतोष में थी और जो बाद में बड़े अखिल भारतीय क्रांतिकारी भूखंडों में विकसित हुई। और निष्कर्ष ये है कि ये शुरुआती उग्रवादी आंदोलन भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्यों में अक्सर असफल रहें, फिर भी वो बहुत महत्वपूर्ण थे। किस तरह से? उन्होंने प्रतिरोध की उस आग को जलाए रखा जब मुख्यधारा की राजनीति बहुत धीमी और निष्प्रभावी लग रही थी। उन्होंने बलिदान की एक ऐसी विरासत बनाई जिसने आने वाली पीढ़ियों को भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबको प्रेरित किया। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत में हर कोई सिर्फ नरमपंथी राजनीति से संतुष्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं था, और आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था।